द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल है बताओ? सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल है, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि अगर सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल है मीन्स एससीसी है, और अगर यूनिट सेल आपकी एससीसी है तो पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है? देखो जरा, हम लोग एक क्यूब ड्रॉ कर देते हैं और क्यूब में जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ होते हैं बताओ? पार्टिकल हमेशा कॉर्नर पर होते हैं, है ना। सिंपल क्यूब टाइप की यूनिट सेल है तो पार्टिकल तो डेफिनेटली कहाँ होगा? कॉर्नर पर होगा। कहाँ होगा? कॉर्नर पर। तो एक पार्टिकल इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। टोटल कितने पार्टिकल हो गए बताओ? 8। ये 8 जो पार्टिकल होते हैं, ये 8 पार्टिकल कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर। और आप मुझे बताएं कि कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, ठीक है। एक पार्टिकल का यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अपने पास पार्टिकल कितने हैं? 8 हैं, तो एक का 1/8 है, तो फिर 8 पार्टिकल का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। तो ये तो आपको पता है, बहुत सिंपल सवाल है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो आंसर क्या हो जाना है? डी हो जाना है। वैसे भी देखो, 4 आंसर कब होता? जब आपसे एफसीसी यूनिट सेल के बारे में पूछा गया होता, क्योंकि एफसीसी में कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी आ जाता है। आंसर 2 कब होता? जब आपसे बीसीसी के बारे में पूछा गया होता, क्योंकि बीसीसी में कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पर भी आ जाता है। और 3 वाली कोई यूनिट सेल डिस्कस ही नहीं की है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 1 होता है। क्लियर? डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जरा देखें, द नंबर ऑफ एटम, मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, द नंबर ऑफ एटम molecules contained in one face centered cubic unit cell of a monoatomic substance। अब देखो जरा ध्यान देना, आपको बताना क्या है? आपको बताना है नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स किस टाइप की यूनिट सेल के अंदर? वन फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका मतलब यूनिट सेल कौन सी है? एफसीसी, ठीक है। और सब्सटेंस कौन सा है? जरा देखो, इसमें सब्सटेंस जो है हमारा वो मोनो एटॉमिक टाइप का है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि एफसीसी यूनिट सेल किस टाइप की होती है? एफसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ कहाँ होते हैं? एफसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल हमेशा कहाँ होंगे? कॉर्नर पर, और कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी आपको पार्टिकल नजर आएगा। क्लियर है? तो देखो, मैं एक पार्टिकल यहाँ रख दूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। कितने कॉर्नर? 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अभी तो ये सिंपल क्यूब टाइप का है। अगर एफसीसी बनाना है तो एक यहाँ, एक यहाँ, हर फेस के सेंटर पर पार्टिकल रखना है। 4 फेस के सेंटर पर रख दिया, वो एफसीसी टाइप की है ना। और एफसीसी टाइप की यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाते हैं? एफसीसी टाइप की यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाते हैं 4। कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे है देखो जरा बताओ। कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वालों का है 1/8, पार्टिकल कितने हैं कॉर्नर पर? 8, है ना। प्लस फेस सेंटर वाले पार्टिकल का कितना होता है कंट्रीब्यूशन? 1/2। कितना होता है? 1/2। पार्टिकल कितने हैं? 6। तो टोटल नंबर कितना आएगा? टोटल नंबर आएगा 4। कितना आएगा? 4। अब सवाल को पढ़ लें। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल ही तो बताने हैं, तो वो तो कितने होते हैं? 4, है ना। कंटेन इन वन फेस सेंटर यानी एफसीसी टाइप की यूनिट सेल के अंदर ऑफ ए मोनो एटॉमिक सब्सटेंस। यानी कि अब जरा ध्यान से देखें कि ये जो मैंने पार्टिकल रखे हैं ना, ये मोनो एटॉमिक सब्सटेंस के हैं, इसलिए इस जगह पर कितना एटम होगा? 1 एटम होगा, है ना। सिंगल एटम ही तो होगा। इस जगह पर भी कितना एटम होंगे? केवल सिंगल एटम होगा, 1 एटम होगा, ठीक है। जब 1 एटम है ना, तो आपने 1 एटम का कंट्रीब्यूशन मानते हुए कैलकुलेशन कर दी है ना। अब ये सवाल और भी अच्छा हो सकता था कि अगर वो मोनो एटॉमिक सब्सटेंस की जगह डाई एटॉमिक सब्सटेंस कह देता। अगर डाई एटॉमिक सब्सटेंस होता, सपोज ये सवाल हम हल कर चुके हैं, आंसर 4 है। एफसीसी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 4 ही होते हैं।
बट मान लो अगर वो मोनो एटॉमिक की जगह डाई एटॉमिक बोल देता, तो डाई एटॉमिक से इस सवाल पर फर्क क्या पड़ता, डाई एटॉमिक से इस क्वेश्चन पर फर्क पड़ता कि यहाँ एक एटम की जगह 2 एटम हो जाते। कितने हो जाते? 2 एटम हो जाते। तो हर जगह एक एटम की जगह 2 एटम होते। अगर हर जगह एक एटम की जगह 2 एटम होते तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ कि एक एटम यहाँ भी होता, एक यहाँ होता, एक यहाँ होता, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 8 कॉर्नर पर 2-2 एटम हो जाते। ऐसे ही फेस सेंटर पर भी कितने एटम होते? 2-2 एटम होते, है ना। ये फेस सेंटर वाले, ये कॉर्नर वाला, ये फेस सेंटर वाला, ये फेस सेंटर वाला और ये फेस सेंटर वाला। क्लियर है? अब अगर डाई एटॉमिक सब्सटेंस हो जाता तो अब आपको ये नंबर डबल कर देनी पड़ती। क्यों? क्योंकि 2 एटम होते। सही है कि नहीं है? अब यहाँ भी 2 एटम है और फेस सेंटर पे भी कितने हैं? 2 एटम। सिंगल एटम है तो आंसर क्या बनता है? 4 बनता है। और अगर डबल एटम हो जाते हैं तो यही आंसर हमारा 4 की जगह क्या हो जाएगा? डबल और 8 हो जाता। क्लियर? तो सवाल और भी अच्छा होता कि अगर वो डाई एटॉमिक सब्सटेंस कहता। क्लियर है ना? मोनो एटॉमिक है तो सिंगल पार्टिकल मानते हुए, सिंगल एटम मानते हुए कैलकुलेशन कर लो, 4 आंसर आता है। लेकिन अगर डाई एटॉमिक है, नंबर जस्ट क्या हो जानी है? डबल हो जानी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है, जरा देखो। अगला सवाल हमारा है, इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। इस बार किसके बारे में पूछा गया है? इस बार आपसे जो है ये कौन सी यूनिट सेल है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है। कौन सी यूनिट सेल है? बीसीसी। और अगर बीसीसी यूनिट सेल होती है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? भाई बहुत सिंपल है, सीधा सीधा आंसर दिया जा सकता है 2। और अगर ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से देखो, इस तरह से एक आपने यूनिट सेल ड्रॉ करनी है और यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पर ही पार्टिकल नहीं रखने, कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल बीसीसी में बॉडी सेंटर पर भी आता है। याद है क्या? बॉडी सेंटर पर भी पार्टिकल आता है। तो देखो फिर बीसीसी अरेंजमेंट क्या होता है? कॉर्नर, कॉर्नर पे तो हमेशा आता है ना, कोई सी भी यूनिट सेल हो, ठीक है। उसके साथ साथ एक पार्टिकल कहाँ होगा? बॉडी सेंटर पर। अब अगर ये सिचुएशन है तो फिर कैलकुलेशन करना आसान है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना होता है? 1/8 होता है कि नहीं होता? इनटू कॉर्नर के पार्टिकल कितने हैं? 8। तो देखो एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8 पार्टिकल का कुल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 इंटू 8 प्लस एक पार्टिकल कहाँ है? बॉडी सेंटर पर। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? बॉडी सेंटर पर जो पार्टिकल रखा होता है उसका कंट्रीब्यूशन 100% उसी यूनिट सेल के अंदर होता है। यानी ये पार्टिकल इसी यूनिट सेल के कहाँ है? अंदर। इसलिए पूरा का पूरा काउंट करेंगे और पूरा का पूरा काउंट करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। क्लियर? तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है कि इन ए बॉडी सेंटर यानी बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? देखो, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन ए सिंपल क्यूब इज। अब जरा ध्यान दें, देखो आपसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन ए सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब का मतलब SCC टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक बात बताऊं, इस लाइन का मतलब है सीधा सीधा कि यूनिट सेल के अंदर जितना वॉल्यूम अवेलेबल होता है ना, उसका कितना फ्रैक्शन एटम्स या पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, यानी यूनिट सेल का कितना हिस्सा पार्टिकल ने घेर रखा है। मान लो अगर यूनिट सेल का 20% हिस्सा पार्टिकल ने घेर रखा है तो फिर आप क्या कहते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी 20 होती है। बट एफिशिएंसी तो आप परसेंटेज से कैलकुलेट करते हो ना, और फ्रैक्शन आप 1 में से कैलकुलेट करते हो, इसलिए फ्रैक्शन निकालते समय आप 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। यानी मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पैकिंग एफिशिएंसी 20% बोली है तो फ्रैक्शन 0.2 होगा। कितना होगा? 0.2। याद करो मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल क्यूबिकल टाइप की यूनिट सेल होती है, ठीक है,
उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हमने कितनी बताई थी, 52.4% बताई थी। तो मैं सभी का यहाँ लिख देता हूँ, जरा एक बार फिर से सब लोग ध्यान देना। देखो अगर SCC है, कौन सी है, SCC, तो SCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52.4%। लेकिन अगर मुझे फ्रैक्शन बताना होगा तो मैं 100 से भाग दे दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और ये आएगा 0.524। क्लियर। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो परसेंटेज में होती है, फ्रैक्शन एक में से निकाला जाता है ना। तो एक का कितना हिस्सा घेर रखा है, 0.524। 100 का कितना घेर रखा है, 52.4। क्लियर। अगर मान लो BCC यूनिट सेल होती, तो BCC यूनिट सेल जो होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 68%। यानी 100 में से कितना ऑक्यूपाइड कर रखा है, 68%। मगर एक होता तो एक का कितना ऑक्यूपाइड करता, 100 से भाग दे देते, डिवाइड कर देते, तो आता 0.68। सिमिलरली अगर मैं FCC यूनिट सेल की बात करूं तो पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। मतलब 100 में से कितना ऑक्यूपाइड हो रहा है, 74%। तो 1 में से कितना होगा, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.74। क्लियर। तो फ्रैक्शन का मतलब ये एक में से होता है, और एफिशिएंसी 100 में से यानी परसेंटेज में देखी जाती है, तो 100 में से निकाली जाती है। अब मुझे एक चीज बताई जाए, वो क्या, देखो आपको पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला हमने क्या एस्टेब्लिश किया था। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें चाहिए Z नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब अपॉन नीचे क्या आएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम, और जो क्या होता है A क्यूब। ठीक है। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो 100 का गुणा करेंगे क्योंकि परसेंटेज में होगा। लेकिन अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, फ्रैक्शन की बात करूं, तो फॉर्मूला सेम रहना है, बस आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप अब परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मूला तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। बताओ जरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और वो किस यूनिट सेल का करना है, सिंपल क्यूबिकल टाइप की यूनिट सेल का। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और हम कहेंगे कि भाई पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो Z, ठीक है, Z सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल के लिए Z कितना होता है, 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और A क्यूब। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको याद है तो सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल इस तरह की होती है, जिसमें पार्टिकल कहाँ होता है, बताओ जरा, पार्टिकल आर ओनली एट कॉर्नर। कॉर्नर वाले पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को टच करते हैं, कब, जब सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल होती है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, r, कितनी होगी, r। ऐसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, r। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ तक की r की टर्म में 2r होगी। क्लियर। वैसे ये क्या है, ये क्यूब का एज है, तो ये एज लेंथ कितनी है, a होगी। क्लियर। तो सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल के लिए ये वाली एज लेंथ यानी a जो है वो किसके बराबर होता है, 2r के, इसलिए a बराबर 2r लिखा जा सकता है। ठीक है। ये रिलेशन केवल सिंपल क्यूब के लिए होता है, बाकी अलग अलग यूनिट सेल के लिए रिलेशन जो है वो अलग अलग टाइप के भी होते हैं। ठीक है। तो अपने पास a और r के बीच का रिलेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम a की जगह क्या रखते हैं, r की टर्म में वैल्यू रखते हैं। तो बताओ a बराबर कितना आ रहा है, 2r। सही है। तो इसकी जगह r की टर्म में वैल्यू रख देंगे, तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन जो बनेगा वो 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a की जगह क्या रख देना है, 2r, और उसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब। होगा कि नहीं होगा। और जब उसका भी क्यूब होगा तो फिर आप खुद ही देख लीजिए 2r का क्यूब कितना होगा, 2r का क्यूब होगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8,
और r का क्यूब कितना होता है r क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन इसकी जगह क्या कर देंगे 8r क्यूब। क्लियर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है। 4 से ये 2 बार चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा देखो जरा, तो देखो इधर ये कितना होगा 4 ऊपर पाई ऊपर 3 नीचे और 8 नीचे, सही है। ये कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, और अगर ये 2 बार जाएगा तो फिर 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, ऊपर क्या रह जाएगा पाई और नीचे क्या हो जाएगा 6, सही है। ये क्या है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे होते, ठीक है, तो फिर ये π/6 इंटू क्या हो जाता 100 हो जाता, क्या हो जाता 100, सही है। तब ये आंसर होता आपका 52.4%, और अभी ये आंसर बनेगा 0.524 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक बार फिर से देखो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सिंपल सी बातें आपसे की हैं, और वो सिंपल बातें क्या हैं जरा देखो, कि हमने कहा फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन ए सिंपल क्यूब, यानी अपने पास यूनिट सेल कौन सी है SCC, ठीक है। देखो अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी बतानी हो तो परसेंटेज में बताएंगे, और अगर फ्रैक्शन बताना होता है तो 1 में से बताना होता है, तो परसेंटेज तो है 52.4 और फ्रैक्शन आएगा 0.524, 100 से डिवाइड कर दो। BCC की पैकिंग एफिशिएंसी 68%, 100 से डिवाइड करो, फ्रैक्शन कितना होगा 0.68। FCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74%, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब, ठीक है, ठीक है, तो कितनी है 74%, 100 से डिवाइड करो, फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा 0.74 आएगा, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे जिसमें 100 का मल्टीप्लाई होता है, फ्रैक्शन के लिए 100 की जरूरत नहीं होती, बाकी आपको Z चाहिए होता है, यानी यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल हैं या कितने एटम हैं, और R और A के बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो आप खुद ही बताओ SCC के लिए Z कितना होता है 1, ये एक एटम का वॉल्यूम है जो कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे किसका वॉल्यूम आता है यूनिट सेल का जो कितना होगा A क्यूब, होगा कि नहीं होगा। A और R के बीच में रिलेशन निकालोगे तो सिंपल क्यूब के लिए आपको पता है कॉर्नर वाले पार्टिकल टच करते हैं, इसलिए ये जो डिस्टेंस 2r होगी तो A बराबर कितना आएगा 2r, तो A बराबर आप 2r रख दें, और जब आप A बराबर 2r रखेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है π/6 मिलने वाला है। तो बताओ जरा इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन ए क्यूब बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। अब देखो सवाल को जरा ध्यान से पढ़ना, आपको क्या बताना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने हैं, यानी आपको यूनिट सेल के अंदर एटम्स काउंट करने हैं, क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल है, ठीक है, और उसमें एटम्स की पोजीशन क्या है। तो देखो यूनिट सेल हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर, तो मैं यूनिट सेल ड्रॉ करता जाता हूँ, है ना, आप लोग आइडिया लगाते रहना। तो कि देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है हमारा कि ये इस टाइप की यूनिट सेल में बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और सवाल के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो 1 एटम है वो कहाँ है, कॉर्नर पर रखें एक एक एटम, तो एक इस कॉर्नर पर, एक इस पर, एक इस पर, ठीक है, कितने कॉर्नर है 8। क्लियर, तो अब देखो सवाल को वापस देखते हैं, ठीक है, विजिबल होगा आपको, ये दिख रहा होगा। तो ये सवाल क्या कह रहा है कि हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर, सभी कॉर्नर पे बना दिया है, एंड 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल, क्या करना है 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल, इसका मतलब आपको बॉडी डायगोनल पर भी एटम रखने हैं। क्लियर, तो बॉडी डायगोनल की पोजीशन क्या होगी ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि बॉडी डायगोनल की पोजीशन क्या होगी। क्लियर, तो देखो जरा
पहले तो मुझे ये बताओ कि बॉडी डायगोनल होता क्या है। तो देखो मैं एक सेपरेट डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सेपरेट डायग्राम से देखो मैं थोड़ा इंक डार्क ले लेता हूँ। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ नया बोर्ड है तो मुझे भी ऑपरेट करना कम ही आता है, कोशिश कर रहा हूँ सीख जाऊँ धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने ये क्यूब ड्रॉ किया है तो इसके अंदर आप इसके दो अपोजिट कॉर्नर देखें, एक ऊपर वाला कॉर्नर और एक नीचे वाला। तो ये ऊपर वाला कॉर्नर है, मान लो मैं दूसरी इंक ले लेता हूँ, चलिए ये मान लो ऊपर वाला कॉर्नर है और ये वाला क्या है, नीचे वाला कॉर्नर, ठीक है। ऊपर वाले और नीचे वाले कॉर्नर को जब आप मिलाओगे, क्या करोगे, मिलाओगे इस तरह से, तो एक लाइन पास होगी जो इसके बॉडी सेंटर से पास होगी। कहाँ से पास होगी, बॉडी सेंटर से, होगी कि नहीं होगी। तो देखो दो अपोजिट कॉर्नर और बॉडी सेंटर से जो लाइन जाती है ना, वो लाइन ही आपका बॉडी डायगोनल होती है। क्या होती है, बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी क्यूब के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं। किसी भी क्यूब के अंदर कॉर्नर होते हैं 8। 8 कैसे, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ऊपर और 4 नीचे, 6 7 8, ठीक है। अब आप देखो कॉर्नर नंबर 3 और 8 से एक बॉडी डायगोनल निकल रहा है जो बॉडी सेंटर से गुजर रहा है। गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है कि बॉडी डायगोनल जो पास होता है ना, वो दो अपोजिट कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर से पास होता है, ठीक है। इसका मतलब दो अपोजिट कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल पास होता है। अपने पास टोटल कितने कॉर्नर हैं, 8। कितने हैं, 8। तो ध्यान देना कि दो कॉर्नर से आपको एक बॉडी डायगोनल मिलने वाला है। तो 8 कॉर्नर से आपको कितने बॉडी डायगोनल मिलेंगे, 2 से 1, सही है। तो 8 से कितना मिलेगा, 1/2 इंटू 8 बराबर 4। समझ पा रहे हैं ये बात क्या है। अरे भाई जब 2 से 1 मिलेगा तो 1 से कितना मिलेगा बताओ, 1/2, सही है। तो फिर 8 से कितना मिलेगा, 1/2 इंटू 8 बराबर 4। तो किसी भी क्यूब टाइप की यूनिट सेल के अंदर बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4। कैसे, दो कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल पास होगा, तो 8 कॉर्नर से टोटल कितने बॉडी डायगोनल पास हो जाएंगे, 4। अब अपने सवाल को आप लोग अच्छे से पढ़ें और फिर देखें ये सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि ऑन ईच कॉर्नर एक एक एटम है एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, यानी हर एक बॉडी डायगोनल पर कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। तो देखो फिर आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ देखो अभी मैंने एक बॉडी डायगोनल बनाया है। तो देखो बॉडी डायगोनल पर एटम होने का मतलब एक एटम यहाँ रख दो और एक एटम यहाँ रख दो, क्लियर। अब ये दोनों एटम इसी यूनिट सेल के कहाँ होंगे, अंदर होंगे। लेकिन ऐसे बॉडी डायगोनल कितने हैं अपने पास, 4। और एक बॉडी डायगोनल पर कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, 2। तो 4 बॉडी डायगोनल पर कितने एटम होंगे बताओ जरा आप लोग। 4 बॉडी डायगोनल पर कितने एटम होंगे, एक बॉडी डायगोनल पर 2 एटम है, तो 4 बॉडी डायगोनल पर टोटल एटम होंगे 8। और ये 8 के 8 एटम कहाँ होंगे, यूनिट सेल के अंदर होंगे। होपफुली ये बात आप समझ रहे होंगे कि किसी भी क्यूब के अंदर 2 अपोजिट कॉर्नर और बॉडी सेंटर से एक बॉडी डायगोनल पास होता है। यानी बॉडी डायगोनल को पास होने के लिए 2 कॉर्नर की जरूरत होती है। अपने पास टोटल कॉर्नर है 8, तो 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल, तो एक कॉर्नर से 1/2 बॉडी डायगोनल, तो 8 कॉर्नर से टोटल बॉडी डायगोनल कितने निकलेंगे, 4। इसका मतलब अपने पास क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल हैं, 4। और अपना क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर आपको क्या करना है, 2 एटम रखने हैं। तो एक बॉडी डायगोनल पर 2 रख दिए, दूसरे पे 2 रख दो, तीसरे पे 2 रख दो और चौथे पर भी 2 रख दो। तो टोटल कितने एटम रख दोगे आप बॉडी डायगोनल पर, 8। लेकिन ध्यान रहे बॉडी डायगोनल वाले एटम कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर ही होंगे, क्लियर। उनमें किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सही है। तो अब जरा देखो मैं एक बॉडी डायगोनल बना देता हूँ, ये देखो यहाँ बना देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब इस बॉडी डायगोनल पर कितने एटम आपको रखने हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इस बॉडी डायगोनल पर आपको
2 एटम रखने हैं, तो एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ। ये कंप्लीटली कहाँ होंगे? इसके अंदर होंगे कि नहीं होंगे? अब एक बॉडी डायगोनल पर 2 हैं, टोटल कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे? 4। तो 4 बॉडी डायगोनल पर कितने एटम हो जाएंगे? 4 बॉडी डायगोनल पर एटम हो जाएंगे आपके टोटल 8। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो आप लोग कि कंट्रीब्यूशन कैसे देखना है इनका। तो देखो जरा, देखो हमें देखनी है पोजीशन बॉडी डायगोनल की, वहां से कंट्रीब्यूशन देखना है, प्लस हमें कंट्रीब्यूशन देखना है कॉर्नर से। कहां से देखना है? कॉर्नर से, क्योंकि 2 ही पोजीशन तो बताई ही क्वेश्चन में कि कॉर्नर पर है और बॉडी डायगोनल पर है। कॉर्नर पर कितने पार्टिकल होंगे? 8, बट कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 होगा। कितना होगा? 1/8 होगा। होगा कि नहीं होगा? बॉडी डायगोनल पर कितने पार्टिकल दिखाई देंगे? ध्यान करो, एक बॉडी डायगोनल पर 2, तो 4 बॉडी डायगोनल पर कितने दिखाई देंगे? 8। इसका मतलब पार्टिकल हो गए 8। अब बताओ बॉडी डायगोनल वाले पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? वो तो कंप्लीटली इसी के अंदर होंगे, तो 100% कंट्रीब्यूशन होगा। 100% का मतलब पूरा। क्लियर? तो 8 तो पार्टिकल आपको कहाँ से मिलेंगे? बॉडी डायगोनल से, और एक पार्टिकल कहाँ से मिलेगा? कॉर्नर से। तो टोटल पार्टिकल की नंबर कितनी आएगी? 9। तो जरा देखो हमारा आंसर क्या बनता है। देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम आर देयर इन ए क्यूब बेस्ड यूनिट सेल? क्यूबिकल यूनिट सेल है, हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। कॉर्नर पर 1 एटम है, कंट्रीब्यूशन 1/8, यहाँ से एक पार्टिकल मिलेगा। फिर कहा है एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। हर बॉडी डायगोनल पर 2। बॉडी डायगोनल कितने बन जाएंगे? 4। कैसे बने 4? 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल, तो टोटल 8 कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल आएंगे? 4। ठीक, एक बॉडी डायगोनल पर 2 एटम, तो 4 बॉडी डायगोनल पर कितने होंगे? 8, और 8 के 8 कंप्लीटली इसके अंदर, तो 8 तो यहाँ से और एक यहाँ से। करेक्ट आंसर इज डी, 9 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इंडक्टिव क्लासेस सॉलिड स्टेट एक्सरसाइज 1 का सी पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? देखो जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं ना, सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है। इन ए एफसीसी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, समझ गए होंगे कि अरेंजमेंट तो कौन सा है? एफसीसी टाइप का। सही है? अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम्स, तो 2 टाइप के एटम हैं, एफसीसी में है। ठीक है, हुज ए एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। तो देखो मैं डायग्राम बनाता जाता हूँ। क्या कहा है इसने? ए एटम कहाँ है? कॉर्नर पर। तो देखो फिर से मैं यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और एटम ए की पोजीशन आपके क्वेश्चंस में कितनी दी गई है? एटम ए की पोजीशंस आपके क्वेश्चंस में कॉर्नर वाली दी गई है। ठीक है, तो बताओ मैं एटम ए को इस वाले कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो मैं कॉर्नर पर एक ए। ठीक है, बताओ ये कौन से एटम रख रहा हूँ मैं? ए टाइप के एटम रख रहा हूँ। कौन से टाइप के? ए टाइप के एटम रख रहा हूँ। तो ये ए है। ठीक है, ये भी क्या है? ए है। ये भी क्या है? ए है। तो सारे ए हैं कॉर्नर वाले, सब पे लिख देता हूँ। चलो ए ए ए और ए। सही है। फिर ये सवाल आपसे आगे कह रहा है कि बी एटम एट द फेस सेंटर्ड। बी कहाँ है? फेस सेंटर्ड पर। तो बी को मैं एक अलग कलर से शो कर देता हूँ। तो बी को मैं इस तरह से करता हूँ, जरा ध्यान देना। तो देखो बी कहाँ है? ये रहा। बी कहाँ है? ये रहा। फेस सेंटर पर है। ठीक है, 4 हो गए, एक सामने वाला फेस और एक पीछे वाला। ध्यान रहे ये बी टाइप का आइटम है। कौन सा आइटम है? बी टाइप का। तो ये है आपका बी। क्लियर? अब सवाल को आगे पढ़ा। वन ऑफ द ए एटम इज मिसिंग। इनमें से एक ए मिस कर गया है। फ्रॉम 1 कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर से एक एटम मिस कर गया है। मान लो ये वाला एटम मिसिंग है। मिसिंग का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर नहीं है। अब जो एटम है ही नहीं तो उसको तो काउंट नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग ए की नंबर काउंट करके देखते हैं कि कितनी ए की नंबर आती है। तो जरा मुझे बताएं, हम बात करें नंबर ऑफ ए। ठीक है, तो बताओ ए की पोजीशन क्या है? कॉर्नर।
कितने कॉर्नर होते हैं 8, लेकिन 8 में से एक कॉर्नर का ए तो मिसिंग है, तो फिर अपने पास कितने कॉर्नर बचे 7 कॉर्नर पर आपको 7 ए दिखाई देंगे, दे रहे होंगे, ये मिसिंग है, इसको छोड़ देना है ना। ठीक, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमेशा वही 1/8 होता है। ठीक, तो नंबर कितनी आएगी बताओ 7/8, सही है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ बी की। तो बी की नंबर तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बताओ, बी की पोजीशन क्या है फेस सेंटर, कितने फेस सेंटर 6, कंट्रीब्यूशन कितना 1/2। क्या बी की नंबर में कोई चेंज आया है, कोई पार्टिकल बी टाइप का रिमूव हुआ है क्या, नहीं, सभी फेस सेंटर पर है, तो ये कितनी हो गई 3। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, मैंने तो सवाल पूरा पढ़ा नहीं, फॉर्म 1 कॉर्नर इन यूनिट सेल, किसी भी कॉर्नर से पार्टिकल हटा दिया है, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड, इसका मतलब आपको सिंपलेस्ट फार्मूला बताना है तो सिंपल रेशो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस किस का रेशो, ए और बी का, A:B, ए की नंबर 7/8, बी की नंबर 3, ये सिंपल रेशो तो नहीं है, है ना। इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे में 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24, 8 × 3 और 8 × 7/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 7, तो रेशो क्या आएगा 7:24। और अगर 7:24 का रेशो हो तो ए की नंबर कितनी है 7, तो फिर बी की नंबर कितनी आएगी 24। तो फॉर्मूला क्या बनेगा A7B24। जरा देखो कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ बिल्कुल, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, इस तरह के सवाल मैंने लेक्चर नोट्स में या वीडियोस में भी आपको दिए हैं, तो ऐसे सवालों को आप रिपीट करना, अक्सर आते रहते हैं, बोर्ड में तो पूछ ही लेता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट सवाल देखो, ए सॉलिड हैज BCC स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन सी है BCC। चलो सवाल नहीं पढ़ते, पहले BCC को अज्यूम कर लेते हैं। बताओ BCC स्ट्रक्चर में क्या होता है, पार्टिकल कहाँ कहाँ होते हैं, पार्टिकल होते हैं कॉर्नर पर, और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी एक पार्टिकल होता है। तो सपोज ये कॉर्नर का, ये कॉर्नर का, ये कॉर्नर का, सही है, ये भी कॉर्नर का, ये भी कॉर्नर का, और ये भी कॉर्नर का। क्लियर, कॉर्नर के अलावा और पार्टिकल कहाँ होता है बॉडी सेंटर पर। अब एक चीज़ याद रखना है ना, और वो आपको हमेशा याद भी रखनी पूरे सॉलिड स्टेट में, वो क्या, वो ये है कि अगर सिंपल क्यूबिकल टाइप की यूनिट सेल है, ठीक है, तो पार्टिकल कहाँ होते हैं केवल कॉर्नर पर होते हैं, और अगर पार्टिकल केवल कॉर्नर पर होते हैं तो फिर कॉर्नर वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, केवल सिंपल क्यूबिकल की बात कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो कॉर्नर वाले पार्टिकल क्या करते हैं एक दूसरे को टच करते हैं, कौन सी यूनिट सेल के अंदर, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर, सही है। लेकिन अगर आपकी यूनिट सेल सिंपल क्यूबिकल नहीं है, ठीक है, अगर मान लो फेस सेंटर टाइप की है, तो याद रखेंगे कि फेस सेंटर टाइप की यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पर होता है, और कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल होता है। तो मैं कॉर्नर पर पार्टिकल ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे होते हैं ना कॉर्नर पर, होते कि नहीं होते, कॉर्नर के साथ साथ और कहाँ होते हैं फेस सेंटर पर, ऐसे होते कि नहीं होते। तो याद रखना कि इसमें फेस सेंटर वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। क्लियर है, तो लेकिन कॉर्नर वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो एफसीसी के केस में याद रखना है कि फेस सेंटर वाले पार्टिकल टच करते हैं, सिंपल क्यूबिकल में कॉर्नर वाले पार्टिकल टच करते हैं, और अगर यूनिट सेल बॉडी सेंटर टाइप की हो, कैसी हो बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ होता है बॉडी के सेंटर पर होता है कि नहीं होता। और अगर पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर है तो ध्यान रखिएगा कॉर्नर वाले पार्टिकल को बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल भी टच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो नाम है बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करेगा। नाम है फेस सेंटर, तो फेस सेंटर वाला पार्टिकल कॉर्नर वालों को
टच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और सिंपल क्यूबिकल है तो कॉर्नर वाले पार्टिकल टच करेंगे। इन शॉर्ट में याद रखिएगा कि सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर ही कॉर्नर वाले पार्टिकल टच करेंगे, बाकी किसी भी यूनिट सेल में कॉर्नर वाले मतलब ये वाला और ये वाला कॉर्नर वाले पार्टिकल टच नहीं करेंगे। एफसीसी में कौन से करेंगे, फेस सेंटर वाला कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करेगा, बट कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच नहीं करेंगे। बीसीसी में कौन टच करेगा, बॉडी सेंटर वाला कॉर्नर वालों को टच करेगा, बट कॉर्नर वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। क्लियर, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं सवाल पर। हमारे पर क्या कह रहा था सवाल कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, हमने स्ट्रक्चर बनाया, कॉर्नर पर रख दिया और बॉडी के सेंटर पर रख दिया। आपको तो पता है बॉडी सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो कॉर्नर वाले पार्टिकल को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक, अब आगे देखो, इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच की लाइन जो आपने यहाँ लिखी हुई है, इस लाइन का मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब जानते हो कि पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजेस्ट हो, और सॉलिड स्टेट में क्लोजेस्ट होने का मतलब पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हो। अगर क्लोजेस्ट अप्रोच वाले पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, इसका मतलब सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस दे रखी है, और ये वाली डिस्टेंस अगर आप लोग मेजर करते हो तो ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी दिखाई देती है, देखो जरा, ये वाली डिस्टेंस आपको ये r और ये r, सही है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है 2r। क्लियर, और आपको सिंपली आपसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स दे करके कितनी 1.73 एंगस्ट्रॉम द एज लेंथ ऑफ सेल पूछ लिया है। इसका मतलब आपको दिया गया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम। तो क्लोजेस्ट अप्रोच वाले एटम ये हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2r, तो आपको 2r की वैल्यू दी गई है, और वो भी कितनी दी गई है 1.73। अब देखो 1.73 का मतलब √3 होता है कि नहीं होता, तो आपको दो क्लोजेस्ट अप्रोच वाले एटम्स के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, √3 दे रखी है। फिर आपसे एज लेंथ पूछ लिया है। क्लियर है, तो आपसे क्या पूछा है, एज लेंथ पूछा है। अब देखो जरा आपको कौन सी डिस्टेंस पूछी है, देखो जरा आपको डिस्टेंस पूछी है एज लेंथ वाली, कौन सी, एज लेंथ वाली, मतलब आपसे ये डिस्टेंस पूछी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। यूनिट सेल तो आपकी कौन सी है, यूनिट सेल तो आपकी जो है बीसीसी टाइप की ही है। क्लियर, आप देखो आपको याद है कि बीसीसी के अंदर ये पार्टिकल टच करते हैं बॉडी डायगोनल वाले, इसका मतलब ये इसको टच करता है और ये इसको टच करता है। जब मैं यहाँ से एक बॉडी डायगोनल पास करता हूँ, ठीक है, तो उस बॉडी डायगोनल की लेंथ r की टर्म में कितनी होगी, तो देखो ये डिस्टेंस तो r होगी, कितनी होगी r, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये डिस्टेंस होगी r, सही है। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी r, लेकिन ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r की टर्म में कितनी हो जाएगी 4r, ध्यान रहिए बॉडी डायगोनल में। और अगर आपको याद हो तो बॉडी डायगोनल a की टर्म में कितना होता है, a√3 होता है ना। फेस डायगोनल कितना होता है, a√2, और बॉडी डायगोनल कितना होता है, a√3। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एज लेंथ की टर्म में कितनी है, a√3। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस r की टर्म में कितनी है, 4r। तो कुल मिलाकर बीसीसी के लिए तो ये कहते भी हैं ना हम कि भाई 4r किसके बराबर है, a√3 के लिए। ये रिलेशन किसके लिए वैलिड होता है, बीसीसी के लिए। क्लियर, रिलेशन क्या है, 4r बराबर a√3, सही है। अब बताओ 2r बराबर कितना है, 2r बराबर है √3, तो r बराबर कितना होगा, √3/2, सही है। बस तो फिर हो गया आपका क्वेश्चन। आपको निकालना क्या है, a, तो a बराबर क्या लिखोगे, 4r/√3, सही है। r की जगह क्या लिखना है बताओ, 4r की वैल्यू कितनी है, √3/2/√3, सही है। यही लिखना है r की जगह। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ये 4 से को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन ध्यान रहे ये एंगस्ट्रॉन्ग में होगा। कैलकुलेशन कर सकते हो ना, √3 से √3, 2 से 4 को डिवाइड कर देना, 2 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा। लेकिन ध्यान रहे ये एंगस्ट्रॉन्ग में है क्योंकि हमारे सामने जो लेंथ दी गई है क्लोजेस्ट अप्रोच वाली वो 1.73 एंगस्ट्रॉन्ग दी गई है। बट यहाँ एंगस्ट्रॉन्ग में कोई भी आंसर नहीं है, आंसर सारे पिकोमीटर में है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताएं क्या, कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितने मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो मैं एंगस्ट्रॉन्ग की जगह मीटर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की जगह 200 कर दूँ, ठीक है, और इसको 10⁻⁻12 कर दूँ। सही है, अभी भी ये मीटर में ही है। लेकिन याद करो 10⁻12 मीटर का मतलब ही तो पिकोमीटर होता है कि नहीं होता। तो इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ, पिकोमीटर, बाकी क्या रहेगा 200। सही है, एक बार फिर से देखो, आंसर बन रहा है 2 एंगस्ट्रॉन्ग। सही है, एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू को मीटर में क्या लिखोगे, 10⁻⁻10, तो ये आंसर हो गया मीटर में। अब मैं इसको 200 × 10⁻12 लिख सकता हूँ। 10⁻12 का मतलब होता है पिकोमीटर, तो ये कितना हो गया, 200 पिकोमीटर। तो देखो अपना सवाल का आंसर क्या बनेगा, देखो जरा, सवाल का आंसर बनेगा इसमें से केवल ए, है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सवाल सिंपल था लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था कि ये सॉलिड हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, है ना। इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द 2 एटम, 2 एटम के बीच की क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब 2 एटम जो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे उन्हीं के बीच क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, यानी ये वाली डिस्टेंस, और वो कितनी है, 2r। और ये डिस्टेंस कितनी देखिए, 1.73, जिसका मतलब √3। क्लियर। अपनी यूनिट सेल है बीसीसी, और बीसीसी में बॉडी सेंटर वाला कॉर्नर वालों को टच करता है। तो ये जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है ये आती है 4r, और ए की टर्म में बॉडी डायगोनल होता है a√3। तो इसका मतलब a√3 बराबर 4r किसके लिए रिलेशन होता है, बीसीसी के लिए। तो अपने पास रिलेशन आ गया था कि 4r बराबर a√3 वाला आया था। अब हम क्या करते हैं, a बराबर निकाल देते हैं, तो क्या निकलता है, 4r/√3। सही है। अब देखो r की वैल्यू हमें कहाँ से पता चल जाएगी, यहाँ से, क्योंकि 2r बराबर कितना है, √3, तो r बराबर कितना आ रहा है, √3/2। तो हमने r की जगह √3/2 रख दिया, ये आया है 2 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि हमसे पूछा भी तो क्या था, हमसे पूछा भी था एज लेंथ, तो एज लेंथ कितनी आई है, 2 एंगस्ट्रॉम। बट उस 2 एंगस्ट्रॉम को हमने पिकोमीटर में जब चेंज किया तो ये 200 पिकोमीटर बनता है। क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इन सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ओके।